अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 9 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया है। फिज़िकल वाले बच्चों से मैंने माजरत कर ली है, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, थोड़ा आधा घंटा। और आप लोगों से क्या, आप लोगों का तो लेक्चर जब चलेगा तो चलेगा, हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन 12 मैंने करवाया था, 13 14 होमवर्क में दिया था। मेरे दिल में आ रही है 13 की डिस्कशन को पेंडिंग करके टाइम एंड पे बच्चे तो करें, 14 में करा देता हूँ। सोल्यूशन किस किस का था? दोनों का था। हो गए दोनों? किस किस ने ट्राई किए? अच्छा, फिर भी ना मेरे दिल में ऐसे आ रही है कि जल्दी जल्दी सही इस सवाल को कर लें, क्योंकि कुछ ख़वातीन और हजरात ऐसे भी तशरीफ़ रखते हैं जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया, तो चलो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कल हमने क्या किया था। बाकी तफसीलात गपशप वो तो सारी की सारे लेक्चर के अंदर ही सुननी पड़ेगी, ठीक है ना। कल लेक्चर ले लिया ना, सिर्फ कल वाला लेक्चर मिसिंग है। किस किस का कल वाला लेक्चर मिसिंग है? ओके, किस किस का परसों वाला भी मिसिंग है? उससे पहले वाला भी मिसिंग है? कोई लेक्चर नहीं लिया आज तक? सुभान अल्लाह। आपने क्या एडमिशन आज लिया? आए आज हैं, तो वो जो लेक्चर हम भेज रहे थे ऑनलाइन पे बन बन के सिग्नल नहीं होते। तो शुक्र है तुम खुद आ गए हो यार। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, हॉस्टलों वाले तो आ ही जाओ। अच्छा जी, कैलकुलेट करें एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। हमने कहानी शुरू की थी कि कॉमन एक्सपेंसेस हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो जो डिस्ट्रीब्यूशन या एब्जॉर्प्शन, जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है उसका नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, जिसमें सिंगल रेट सिस्टम है, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम है और एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम है। सिंगल रेट सिस्टम हमने पढ़ लिया था कि पीरियड के स्टार्ट में खड़े होके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एफओएच को, बजटेड एफओएच को, मतलब एस्टिमेटेड एफओएच को पकड़ते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ही कोई एक बेस, वो भी अंदाजा लगाते हैं, एस्टीमेट बजट करते हैं। बजटेड एफओएच को बजटेड बेस से डिवाइड करके एक ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, एक एस्टिमेटेड रेट निकल आता है पीरियड के स्टार्ट पे निकाल कर। अब ये जो शक्लें हैं ना, जिन्होंने लेक्चर बिल्कुल नहीं लिया हुआ, उन शक्लें देख के मुझे टेंशन हो जाएगी, जब मैं बोल रहा हूँ उनको समझ नहीं आ रही होगी। ना किया करो ऐसे। ओएआर निकल आया तो बजटेड डेटा को डस्टबिन बुर्द करके इस ओएआर को लेके चलेंगे। पूरे पीरियड में जब प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट के अंदर मटेरियल लेबर के साथ एफओएच की कॉस्ट भी जब शामिल करनी है तो एफओएच की कॉस्ट शामिल करेंगे इसी ओएआर की बेस पे, ओएआर को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, और पीरियड के एंड पे एब्जॉर्ब्ड एफओएच, ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच होते हैं, ठीक है, और एक्चुअल एफओएच की कंपैरिजन से ओवरहेड का वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। आपके तो नहीं ना ये पहला लेक्चर? आपको भी पहला है ना, शक्लें बता देती हैं। आप लोग आज मेरे लिए सही आजमाइश हो, ठीक है। ओ मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। फिर हमने कहा कि जी सिंगल रेट सिस्टम, 2-3 सवाल भी थे, 2 सवाल थे पास पेपर के, वो हमने कर लिए। फिर हमने कहा जी जिद्दत आई प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर, तो एक प्रोडक्ट बनाने की कई प्रोसेस से गुजार के, डिपार्टमेंट से गुजार के वो प्रोडक्ट बनना शुरू हुई। तो फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे रेट की जो सारे डिपार्टमेंट्स को साथ, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से रेट दे, तो हम डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम पे चले गए थे। ये हमने कल किया था। डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में भी हमने क्या किया था, बिल्कुल उसी तरह से पीरियड के स्टार्ट पे ओएआर निकालना होता है, ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब करवाने होते हैं एफओएच प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और पीरियड के एंड पे वेरिएंस निकालना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं तो फिर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन, एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हैं डिपार्टमेंट वाइज। हर डिपार्टमेंट के एफओएच अलग निकाल के फिर हर डिपार्टमेंट का ओएआर अलग निकालते हैं। इसके लिए ये मैंने आपसे बात की थी कि मिसाल के तौर पे हम एक लेदर जैकेट जो है वो बनाते हैं फैक्ट्री में, तो यहाँ से हम रॉ मटेरियल इन करेंगे, कटिंग डिपार्टमेंट है, फिर स्टीमिंग डिपार्टमेंट है, फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट, और फिर जैकेट बन के निकल जाती है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं प्लीज, और ये इनको सपोर्ट करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एक्टिवली प्रोडक्शन तो नहीं हो रही, लेकिन ये इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे खराबी हो जाए किसी डिपार्टमेंट में, किसी मशीन में, किसी चीज़ में, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये सारे लोग, इवन ये वाले भी खाना खाने इधर चले जाते हैं, और रॉ मटेरियल या स्टोर मेंटेनेंस आइटम्स के स्टोर, उन आइटम्स के लिए आपको स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स भी इनको कहते हैं। इसका प्यार से हमने नाम रखा था कल एसडीज, ठीक है। अब तरीका क्या बताया था, बिजनेस के सारे एफओएच इकट्ठे करके नहीं एक ही रेट निकालना, बल्कि
FOH को हर डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है। कुछ सवाल में गिवन होते हैं एलोकेटेड, कुछ हम खुद किसी रीजनेबल बेस पे एलोकेट करते हैं और सारे FOH हर डिपार्टमेंट में बांट दिए जाते हैं। फिर अगली बात मैंने आपको कल बताई थी कि सिर्फ OAR प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का निकलता है, सर्विस डिपार्टमेंट्स का OAR होता है। यहाँ प्रोडक्शन ही ना हो रही होती, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट के FOH होते हैं फिर उनको भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही फेंक देते हैं और फिर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग से OAR निकलता है। इसको किस फॉर्मेट पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमने क्या करना है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे खड़े क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है और फिर डिपार्टमेंट वाइज ही OAR निकालना है। ठीक है, फिर ये जो OAR डिपार्टमेंट वाइज निकल आया ड्यूरिंग द पीरियड, इसको यूज करके प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जिसमें मटेरियल लेबर के साथ FOH जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वो टोटल एक ही रेट पूरे FOH का नहीं होगा बल्कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट होगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट में FOH ऐड हो जाएंगे और प्रोडक्ट कॉस्ट निकल आएगी। पीरियड के एंड पे इंशाल्लाह 1-2 दिन में जाएंगे, लेकिन ये 1-2 दिन में आपने लेक्चर पूरे ना किए ना, इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। ठीक है, कोशिश ये करें FOH वाले चैप्टर से पहले शुरू करके कर लें, फिर बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं लेकिन उनको, ताकि ये तो आगे चल सके। ये नहीं करोगे तो ABC समझ नहीं आएगा, नहीं ABC समझ आएगा तो फिर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन नहीं समझ आएगा। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो FOH के मेरे ख्याल में ईद से पहले 2 लेक्चर्स हुए थे, कितने हुए थे? 2 ही हुए हैं, तो 3 लेक्चर्स हैं, पहले ये लेने हैं आपने आज। तो कल मैं चेक करूंगा आप लोगों के रजिस्टर्स। 2 पहला लेक्चर वाले ये 2 बच्चे, और कौन है पहले लेक्चर वाला? 3 4, ठीक है, कल मैं चेक करूंगा। शक्लें मुझे याद रहती, नाम नहीं याद रहते। ठीक है, अच्छा जी। अब असल में लड़ाई सारी अभी फिलहाल यहाँ पे चल रही है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड बजटेड FOH हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन शीट में डाल के डिपार्टमेंट वाइज बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है और डिपार्टमेंट वाइज OAR निकालना है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में किधर गया वो फॉर्मेट, हमने एक फॉर्मेट बनाया था, ये है जी हमारी FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अगर ये बजटेड FOH को बजटेड FOH के लिए बनाएंगे तो ये बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन जाएगी, और अगर ये पीरियड एंड पे एक्चुअल FOH के लिए बनाएंगे तो ये एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन जाएगी। कर क्या रहे हैं इसमें, मुख्तलिफ खर्चे सवाल में गिवन होंगे, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्शन ऑफ प्लांट मशीनरी, इंश्योरेंस हो गया, लटरम हो गया, पटरम हो गया, नजर आ रहे हैं लटरम पटरम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, एवरीथिंग जो कि फैक्ट्री की 4 दीवारी का खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं। अब ये बेसिक में हमने पढ़ा था जी, फैक्ट्री की 4 दीवारी का खर्चा है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो वो क्या है, FOH। ठीक है, तो उस FOH को आपने हर डिपार्टमेंट में एलोकेट किया, इसको कहते हैं प्राइमरी एलोकेशन। या तो वो खुद बता देगा कि हर डिपार्टमेंट में कितना कितना इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है, या कोई ना कोई मुनासिब बेस हम यूज करते हैं। इसके ऊपर भी डिस्कशन हमने कल कर ली। ठीक है, अब ये सारे FOH हर डिपार्टमेंट को हमने कर दिए एलोकेट, इसको कहते हैं प्राइमरी एलोकेशन। ठीक है, इससे आपके पास ये टोटल FOH आ गए। अब अगली बात, ये तो सर्विस डिपार्टमेंट्स, इनका OAR तो होना नहीं है, तो फिर इनके FOH को भी किसी ना किसी बेस पर इन्हीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनको 0। अब जो बचे ये सारे FOH प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहुंच चुके हैं। अब हर डिपार्टमेंट की कोई मुनासिब बेस पकड़ के उससे डिवाइड करके डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था। ये हमने काम कल कर लिया था। 12वां सवाल मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को करवा दिया था। ठीक है, ओके, उसके जी अब ये तो नंबरों के ऊपर है। मसलन ये बेस गलत सिलेक्ट हो गई, आपने यहाँ पर ये बेस गलत सिलेक्ट कर दी, अब इसके नंबर आपके बस कट जाएंगे। लेकिन अब इस पूरे सवाल में अगर मिसाल के तौर पे सारे एरिया के 6 नंबर थे तो हो सकता है आधा कट जाए, बाकी 5.5 फिर भी आएंगे। फिर ये गलत FOH को डिवाइड करके OAR सही बेस से OAR निकाला तो उसके नंबर भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते अकाउंटिंग में। ये पहले दिन ही आपको बताया था। ठीक है, ओके, अच्छा जी। उसके बाद 13वां और 14वां आपको होमवर्क में दिया था, बकौल आपके वो आपसे हो गया है, लेकिन मैं 14वां सवाल ज़रा क्विकली कराना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह मूव करेंगे सेकेंडरी एलोकेशन पे, जो सबसे अहम इस टॉपिक में सबसे अहम एरिया है।
तो FOH का चैप्टर कर लीजिएगा। बाकी कल वाले लेक्चर में जो हमने किया था तफसील तो कल वाले लेक्चर में ही मिलेगी, लेकिन वो काम हम दोबारा इस सवाल के अंदर करने लगे। ठीक है, कैलकुलेट अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स फॉर मशीनरी, मशीनिंग, असेंबलिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट है। अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल बजट्स एंड प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी, द कॉस्ट एंड रिलेटेड डेटा फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2014 हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। डायरेक्ट वेजेस, सबसे पहले ये FOH लेंगे, नहीं है। इनडायरेक्ट वेजेस, ओके। डायरेक्ट मटेरियल, अब ये आ गए हैं तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं, ना हुए किसी की जगह पर। मैंने आपको कल जो एलोकेशन में बताया था कि एम्प्लॉय रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट्स हैं उनके लिए जो मुनासिब बेस है वो नंबर ऑफ वर्कर्स है। लेकिन किसी केस में ऐसा हो कि नंबर ऑफ वर्कर्स ना अवेलेबल हो सवाल में, तो डायरेक्ट वेजेस की बेस पे उसको बांट लेना है। ठीक है, सही है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे कोई कॉस्ट ऐसी है, जिस मिसाल हमने ली थी कि स्टोर रेक्विजिशन, मटेरियल रेक्विजिशन की कॉस्ट एक है, मटेरियल डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, वो हर डिपार्टमेंट को हमने एलोकेट करनी है। तो सबसे बेस्ट उसकी जो बेस है वो कौन सी पढ़ाई थी कल? मटेरियल नंबर ऑफ मटेरियल रेक्विजिशंस। नहीं पढ़ रहे ना घर जाके आजकल, ईदों बाद आ गया है। ईदों बाद कहते थे ना, ईद के बाद पढ़ेंगे, वो वक्त आ चुका है। बड़ी ईद के बाद तो नहीं कहते थे कहीं, पेपरों के बाद कर लो, पेपरों के बाद हैं, सितंबर से पढ़ना शुरू कर दोगे, पढ़ना शुरू कर दो, अब बस कर दो। ये पर्चा रोज का काम रोज करते रहोगे तो आराम से पास हो जाएगा, नहीं तो ये मुसीबत है, मुसीबत। फिर देख लो आगे, आपकी मर्जी है। इसी बार पास करना है तो पढ़ना शुरू कर दो, आज से पढ़ना शुरू कर दो, कल से नहीं। आज से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, जो कल से पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। बस डील है, सिंपल। शुरू करोगे ना आज से। तो मटेरियल रेक्विजिशंस की रिक्वायर करते हैं मटेरियल। जो डिपार्टमेंट ज्यादा दफा मटेरियल रिक्वायर करता है, तो स्टोर डिपार्टमेंट या मटेरियल डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा दफा उसके काम में लगता है, तो मटेरियल या स्टोर डिपार्टमेंट की ज्यादा कॉस्ट उस डिपार्टमेंट को चार्ज होनी चाहिए। तो मटेरियल रेक्विजिशंस ज्यादा बेहतर अप्रोच है, ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट की या मटेरियल रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करने की। लेकिन अगर किसी वजह से सवाल में मटेरियल रेक्विजिशन नहीं गिवन होती, तो डायरेक्ट मटेरियल की बेस पर भी एलोकेट कर सकते। तो ये FOH तो नहीं है, लेकिन ये किसी FOH की एलोकेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, या वो टोटल कॉस्ट एंड पे मांग ले आपसे, तो उसमें भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH भी हुआ करते हैं। ठीक है ना, सही है। चलें खैर, उसके बाद जी इनडायरेक्ट मटेरियल है, पावर है। अच्छा, अब ये देखो, इनडायरेक्ट वेजेस गिवन थी, ऐसा ही है। इनडायरेक्ट लेबर भी गिवन है। सॉरी, मेरे को तो गलती है, डांगा काट लेते हैं, डांगा है, सोटियां निकाल लेते हैं। मेरे से गलती हो सही, होती भी बहुत है ना, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा जी, पावर टोटली गिवन है, यानी ये एलोकेटेड, ये इसका आलू काटना पड़ेगा खुद। ठीक है, आलू काट करना पड़ेगा। लाइट एंड हीट, डेप्रीसिएशन, रेंट एंड रेट और वेयर हाउसिंग कॉस्ट। अब मुनासिब बेस ढूंढते हैं। नीचे कुछ रिलेटेड डेटा गिवन है। डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, कहीं यूज कर लेंगे, देख लेंगे। मशीन आवर्स गिवन है, कहीं देख लेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अब ऊपर कोई कॉस्ट ऐसी है नहीं जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यूज होना है कोई? देखो ना, हो सकता था इनडायरेक्ट वेजेस में यूज होता ये, वो अगर इनडायरेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते तो, लेकिन वो तो ऑलरेडी गिवन है। तो फिलहाल मुझे फ्लोर एरिया नजर आया है। हाँ, मीटर स्क्वायर में हो, स्क्वायर मीटर में हो, किलोमीटर में हो, हमें से क्या, एरिया है। ठीक है, अब एरिया, ओके ठहर जाओ। एरिया, हम इधर आए, इनडायरेक्ट वेजेस तो गिवन थी, इनडायरेक्ट मटेरियल भी गिवन था, यानी कि ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, फ्लोर एरिया, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसिड, बुक वैल्यू। ठीक है, अब पावर के लिए सबसे अच्छी बेस कौन सी है? किलोवाट आवर्स। आप सोचते हो कि ये क्या बातें कर रहे हैं, उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो।
ये देखो तुमने जो छुट्टियां करके आज आए हो ना, अब देखो आंखों में आंखें डाल के बात करो, आंखें नहीं मिला पा रहे हो। अब आप कहते हो क्या बातें कर रहे हैं, वो कल जो हमने की हैं, लेकिन इंशाल्लाह कर लोगे आप, डुएबल है। पर अभी से नहीं लेट करना, अभी से लेट हो जाता तो फिर गया था काम, क्योंकि अब ये फिर इंटरकनेक्टिंग चीजें हैं। आगे चल एफओएच को तो पक्का फटाफट आज ही करो ना, उसके बाद बेसिक्स को पूरा कर लेना, उससे फिर मसला नहीं होगा आगे चलते चलते। ये एफओएच इसीलिए पहले कराया जा रहा है कि अगले टॉपिक्स में इसमें यूज होना है, ठीक है ना। इंशाल्लाह कल 3 लेक्चर्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पावर के लिए सबसे बेस्ट किलोवाट आवर्स ना हो तो, हॉर्स पावर ना हो तो। अब किलोवाट आवर्स भी कोई नहीं है, हॉर्स पावर भी कोई नहीं है, तो मशीन आवर्स। बफलो इज ब्राउन, वी विल यूज मशीन आवर्स एज एलोकेशन। यू नो द मीनिंग ऑफ बफलो इज ब्राउन, मज इज बुरी, मजबूरी ही नहीं पता। तो यार आप लोगों को ना उर्दू आती है ना, क्या करूं आप लोगों का मैं। रोज नहीं होता ये पैकेज, ये मूड की बात है। मलंगा दे, लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट। पावर होती है बड़ी मशीनों के लिए, एनर्जी जो यूज हो रही है। लाइट एंड हीट ये एसी, पंखे, बत्तियां शतियां, तो इनके लिए सबसे बेस्ट लाइटिंग पॉइंट्स थे, नहीं तो फ्लोर एरिया। लाइटिंग पॉइंट सवाल में है तो फ्लोर एरिया ले लो, ये नंबर 4 में रेफर कर रहा हूं, जरा नीचे वाली वो बेस उठा लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब चलो ये शुक्र है उसने ये नहीं लिखा मशीन है या बिल्डिंग है, फिर फंस जाते हैं हम, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स ही टोटल हैं, और ऊपर भी उसने फिक्स्ड एसेट्स की ही टोटल की वो जो है वो डेप्रिसिएशन भी ऐसी इकट्ठी दी हुई है। तो डेप्रिसिएशन के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट। तो वैल्यू, बुक वैल्यू गिवन है, कोई सी वैल्यू भी गिवन हो, नंबर 5। रेंट एंड रेट्स, इसका सबसे बेस्ट मामला ही वही है, फ्लोर एरिया। बिल्डिंग रिलेटेड कॉस्ट में सिर्फ लाइटिंग पॉइंट्स वाले ये लाइटिंग हीट एंड लाइट के अंदर या लाइटनिंग एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी के लिए था ये लाइटिंग पॉइंट्स, वरना सबके लिए बेस्ट कौन सी अप्रोच थी, कौन सी बेस थी, फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया कौन से नंबर पे पड़ा है, नंबर 4। वेयर हाउसिंग कॉस्ट। अब वेयर हाउस, वो वेयर हाउस रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वो वेयर हाउस स्टोर आइटम्स का, स्टोर को भी कह सकते हैं, वेयर हाउस गोदाम ही है ना, वो वेयर हाउस फिनिश गुड्स का भी हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर खामोश है तो हम रॉ मटेरियल का ही अज्यूम करेंगे। अब वेयर हाउसिंग कॉस्ट जो है इसके लिए सबसे बेस्ट क्या बेस है, नंबर ऑफ रेक्विजिशन। रेक्विजिशन कहते हैं जब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन जहाँ चल रही है वहाँ पे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो प्रॉपर एक तरीका होता है, ये नहीं कि गए और उठाकर स्टोर से ले आए, बाकायदा एक रिक्वायरमेंट बनती है एक सफ़े के ऊपर, उसको कहते हैं रेक्विजिशन, मटेरियल रेक्विजिशन। जितने रिक्वायर्ड है मटेरियल, जौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, जौन सी क्वालिटी का रिक्वायर्ड है, वो सारा लिख कर स्टोर में या वेयर हाउस में भेजा जाता है। वहां पे अलग स्टाफ मौजूद होता है जो फिर उसको देखकर उस हिसाब से वो इश्यू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो जितनी ज्यादा रेक्विजिशंस कोई, ये मैं बात कर रहा था पहले, जितनी ज्यादा रेक्विजिशन कोई डिपार्टमेंट अगर भेज रहा है तो फिर वेयर हाउस की जो एफर्ट्स हैं, जो स्टाफ की एफर्ट्स हैं या उसके जो रिसोर्सेज हैं, वो ज्यादा उस डिपार्टमेंट के लिए यूज हो रहे हैं जो ज्यादा रेक्विजिशन भेज रहा है। तो फिर वेयर हाउस की कॉस्ट भी ज्यादा उसी डिपार्टमेंट को जानी चाहिए, ऐसा ही है। लेकिन हमें तो सवाल के अंदर नंबर ऑफ रेक्विजिशंस गिवन ही नहीं है, तो फिर अब फिर वेयर हाउस के अंदर मटेरियल ही पड़ा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को आप सिर्फ एज अ बेस अब यहां पे यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक हो गया जी, तो फायदा हो गया, ठीक है। अब ये कर लेंगे हम, प्राइमरी एलोकेशन हो जाएगी। फिर सेकेंडरी एलोकेशन किसकी करनी पड़नी है, देखिए मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग ये सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसने यहाँ पे भी बताया था OAR इनका निकाल दो। जबकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपको कहा हुआ है ये कौन सा है, ये SD होता है। अब एक ही SD है। अब उस SD की कोई सेकेंडरी एलोकेशन की यहाँ पर बात की गई है, पढ़ेंगे जब अब बारी आएगी, पहले बाकी काम फटाफट कर लें, ठीक है। जब मेंटेनेंस को भी एलोकेट कर लेंगे तो उसके बाद फिर तीनों डिपार्टमेंट्स को हमने जो है वो तीनों डिपार्टमेंट्स का अलग अलग OAR निकालना। अब यहाँ पे फिर मसला आएगा, बेस क्या यूज करें, इस सवाल में तो उन्हें बताया ही नहीं था। उन्हें कहा था अप्रोप्रिएट OAR निकालो, तो अब हमने क्या देखना है, मशीन इंटेंसिव हुआ तो मशीन आवर्स, लेबर इंटेंसिव हुआ तो, अगर सवाल खामोश है तो हम यही करेंगे ना। अब यहाँ पे हम आए तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स 12,000 हैं, जबकि मशीन आवर्स 40,000। इसका मतलब ज्यादा यहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं, तो यहाँ पर बेस ले लेंगे मशीन आवर्स, पर मशीन आवर रेट निकल आएगा।
आगे आए तो असेंबली में लेबर आवर ज़्यादा है, फिनिशिंग में भी, तो समझ आ रही बात? वो यार निकल आएगा। चलो अब फिर क्विकली इस काम को कर लेना चाहिए, सर अंजाम दे लें, सर अंजाम। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट बताओ कोई। स्प्रिंग 14 का क्वेश्चन 2। स्प्रिंग 14 वाले बच्चे पर्चे में बैठे होंगे, विजुलाइज किया करो, ये सवाल उनके सामने होगा, हैं मौजे मार रहे होंगे। एफ की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, लिखना एफ की डिस्ट्रीब्यूशन शीट में एफ एक्सपेंसेस लिख लें, कॉस्ट लिख लें, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा, उसके बाद बेस, कोई बेस मुनासिब जो होगी उस खर्चे के लिए वो बेस का यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद टोटल, और हेलमेट सेट कर लूँ जी, रुपीज इन 1000 लिया डेटा, तो टोटल का यहाँ पे कॉलम आ गया। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं 3 अदद, केड़े केड़े? मशीनिंग, मखाइनिंग, मशाइनिंग नहीं मखाइनिंग होता है, तो तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती है। उसके बाद असेंबली, वो बच्चों की जो करवाते होते थे, छोटे होते थे, हम लोग करते होते थे सारे। फिनिशिंग, ये सारे के सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट तो एक हो पर नेक हो, कौन सा है जी? मेंटेनेंस। यही मुश्किल काम लगता है मुझे, सवाल ऐसे हो जाएगा। ले जी शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस को इग्नोर कर दें, एफओएच नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस गिवन एज इट इज उठाएं और लिखवाएं। इनडायरेक्ट वेजेस, बेस है इसकी, कोई भी नहीं, गिवन है ये जी। ओ ऊपर मैंने लिखा ही नहीं रुपीज इन 1000, लिखा हुआ है, ये है मेरे बच्चे, हाय अल्लाह कुर्बान जाऊं मैं इन पे, कैसे ट्रेन हो गए हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर ही, है ना। आपको नहीं पता लगेगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज इन 1000, नजर आ रहा है? ये जगह नहीं है, मैंने इसलिए लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, कहने का मकसद ये है, ठीक है। अच्छा जी आगे चलें, नहीं आगे ना चलें, ये रहे, ठीक है। नेक्स्ट नहीं, टोटल फिर बाद में लिख लेंगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, एफओएच नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल इज एफओएच और गिवन है 68, 18, 36, 91, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, नजर तो आ रहा है ना सही? ये भी गिवन है, एलोकेटेड है ऑलरेडी, 68, 18 और 91। नेक्स्ट, तो उसके बाद एफओएच शुरू होते हैं जी। पावर 465, ये टोटल गिवन है, ठीक है। तो पावर टोटल एफओएच कितना गिवन है? 465, ऑलरेडी डिसाइड कर चुके सवाल पढ़ते, इसीलिए कहता हूं 2 दफा सवाल पढ़ना फर्ज ऐन है, तीसरी दफा पढ़ लें तो भी अच्छा है, सवाब मिल जाएगा, मुस्तहब है, बहुत फायदा होता है। सवाल प्लान, सोल्यूशन प्लान होता है। ये जो लोग सोचते हैं ना वो सवाल पढ़ने में इतना टाइम ज़ाया कर देंगे, वो ना पढ़ के देख लें, उनका डबल टाइम सवाल में लगेगा और गलतियां अलग। तो आजमाने का वक्त है ये, अब नेक्स्ट वीक से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, आजमाने का वक्त है ये, टेस्ट के अंदर आजमाओगे, हर रोज घर पे आजमाओगे, अनसीन करके। पहले दिन वाली बातें याद है, भूल गए हो? मार्क्स इंटू 1.8 करना है, सोल्यूशन हराम है देखना, पास होने वालों के लिए ये बातें हैं, पास होने जो इसी दफा पास करना है, ठीक है। तो वो सोल्यूशन देखे बगैर गिवन टाइम में कोशिश करके करेंगे, हर दफा अनसीन का ये एलिमेंट अब, क्योंकि कॉस्ट के अंदर सबसे बड़ा मसला ही यही है, 100 सवाल करके जाओ, 101वां पर्चे में आना है,
लेकिन कोशिश हमने ये की है यहाँ पे और करेंगे आगे भी कि एक पेट फॉर्मेट पे किसी भी टॉपिक का एक सवाल करें तो सारे उसी पे करें, उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है और फॉर्मेट बन गया तो फिर रेलेवेंट, क्योंकि सारा सवाल सही करना तो ज़रूरी भी नहीं है, मतलब हो जाए तो कर लेना, कहने का मतलब पास होने के लिए ज़रूरी नहीं कि सारा सवाल सही हो, जितना सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, जितना सही। इसीलिए कहीं फंस जाएंगे कोई फिगर में, आगे बताऊंगा आपको चल के, तो अज्यूम करके फिगर लिखे और आगे चल पड़े, क्योंकि अज्यूम फिगर का एक नंबर अगर था वो कट जाएगा, बाकी सारे पूरे मिलेंगे। चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। पावर के लिए आपने बेस कौन सी सिलेक्ट की है जी? मशीन आवर्स। टोटल ऑलरेडी गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो यहां पे लिखो जी मशीन आवर्स। अब यहां पर जब ये लिख लिया तो कहीं कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है अब हमें, ठीक है, बस कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे। क्या करेंगे? कल सिखाया था, हमने कहा था जी इसको कितने 45,000 में लिख दूं ना बच्चे, 45 से डिवाइड करें और 40 से डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय कितना आया 41। उसके बाद कैलकुलेटर पे वो जो आपका इधर उत्ते थल्ले वाला बटन होता है इसको ऐसे करेंगे, ये मिट जाएगा और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, कितने गया ये 2 है, 2 फिर 3 और आगे कुछ भी नहीं, ठीक है, तो 2 21, फिर इसको मिटाकर करोगे कैलकुलेटर पे 3, तो ये बस चेंज होता रहेगा जी 30। अब आप कहोगे इधर तो आया कुछ नहीं, सारा बट कैसे गया? असल में इन तीनों का ही टोटल 45 था और उसी की बेस पे बांटा है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है भाई, 5वीं 6वीं वाली, ज़्यादा बात की भी नहीं है। सीए में जितनी मैथ चाहिए होती है आपको क्यों में पढ़ा दी जाती है, वो तो बहुत पढ़ के आए, उसका तो अशीर अशीर भी नहीं है, आगे आती है आपको मैथ। मेडिकल वाले को भी उतनी मैथ आती है जितनी सीए में चाहिए, आती है ना भाई जी। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी? लाइट एंड हीट। बेस है इसकी फ्लोर एरिया और टोटल है, अब चलो ये 1000 करना है तो डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 0.4 इंटू 0.3। नहीं समझ आया तो पूरी फिगर लिख लेना, मुझे कोई मसला नहीं है जी। क्या है जी? रोशनी एंड गर्मी, फ्लोर एरिया, टोटल कितना है? अब 46 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ठीक है ना जी? 23 9, चलो एक मैं भी कर देता हूं। यानी रोशनी और गर्मी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को भी चाहिए, मशीनें नहीं है इधर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन। बेस है इसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेप्सिट है कितनी टोटल? 108। अब बेस ये टोटल 35 आ गया, नहीं होता टोटल तो काट लेते, टोटल कल किया था हमने टोटल, ठीक है। तो डिवाइड बाय 35 इंटू 20 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 4, रुपीज में है, कोई बात नहीं, तो वो भी 1000 में ही है, ये मिलियन में है, कोई बात नहीं, आप जो मर्जी कर लो। मैं मिसाल के तौर पर, एलोकेशन तो फिर भी वैसी हो जाएगी ना, मैं कहीं इसको लिख रहा होता तो मैं ध्यान जरूर रखता कि 1000 में है और उधर 1000 में या मिलियन में है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपने 108 को डिवाइड किया 35 से और मल्टीप्लाई किया 20 से, तब भी वही आंसर आना है। आप 108 को डिवाइड बाय 35,000 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 20,000 कर दें, तब भी आंसर वही आना है। करके देख लो, आजमाइश शर्त है। हाँ जी, 62 25 9 पंजाबी वाले 9 और 12। नेक्स्ट, रेंट एंड रेट, फ्लोर एरिया, टोटल 114, फ्लोर एरिया वाली वही कैलकुलेशन है। तो रेंट एंड रेट्स, फ्लोर एरिया, प्रेजेंटेशन बस ऐसी हो कि अगले को समझ आ जाए, ये भी शुरू में बताया था आपको। आपको समझ आ रहा है ना क्या लिखा हुआ जी? 114 57
नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल इज मजबूरी, और डायरेक्ट मटेरियल आप गौर फरमाएं तो आपको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही नजर आएगा। अच्छी बात है, ये कॉस्ट चली ही सिर्फ कहाँ जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। वो सर्विस से भी होके अल्टीमेटली पहुंचना तो इसने यहीं पे ही होता है। अब इसका टोटल कितना बनता है यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं तीन का है। ओके चलो, अब वेयर हाउसिंग कॉस्ट है 98 और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमने यहाँ पर वेयर हाउसिंग की कॉस्ट की बेस बना ली। वेयर हाउसिंग कॉस्ट बेस है इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, टोटल 98 वंडो डिवाइडेड बाय 429 मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एलोकेशन। क्या कहलाएगी ये, हमने जितने एफओएचबी थे वो प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दिए। अब ओएआर निकालने से पहले एक एडिशनल काम क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के एफओएच को भी प्रोडक्शन में फेंकना है। ये असल में आज नया काम मैंने करवाना था, उम्मीद है करेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एफओएच को भी सर्विस डिपार्टमेंट के एफओएच को भी प्रोडक्शन में डालना है। अब उसके लिए कुछ सिचुएशंस हैं, 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला वो जो हम कल से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, दूसरा वो, और तीसरा वो जो आज बताना है कि है। चलें आगे जी। तो ठीक है, टोटल की अभी ज़रूरत तो मुझे नहीं है फिलहाल, तो उसने सिंगल ओएआर वैसे भी नहीं ना मांगा, तो बट ठीक है। अब टोटल की ज़रूरत पड़ेगी तो खैर है, वो 2 चीज़ें लिख लेंगे और फिर टोटल भी हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। फरमाइएगा, टोटल बताइए आज के दिन में, बता देंगे। आप तो बड़ा सवाल करके आए थे घर से। अच्छा जी, 752 130, एक को फैसला कर लो आप बच्चे, मेरे फौजी एक दूजे मारी जाते हैं। 134 140 के आगे 140, अच्छा 40 260 प्राइमरी एलोकेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, सेकेंडरी एलोकेशन, यानी एलोकेशन ऑफ एसडी टू पीडीज। अकेला ही है, चलो खैर। अब इस एलोकेशन के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें उसने दी होगी। जैसे पूरा सवाल खत्म हो गया, अब मैं एंड पे आया इधर, 80% ऑफ maintenance department's time is used in maintenance of machines, whereas remaining time is consumed in cleaning and maintenance of। इसका मतलब 80% तो हम सीधा सीधा मशीन आवर्स की बेस पे करेंगे, क्या ख्याल है? क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट की सबसे बेहतर वाली बेस क्या थी, मेंटेनेंस आवर्स। ना हो तो मेरे ख्याल में फिर कॉस्ट थी मशीनों की, मेरे ख्याल में। देख लो, कोई बात नहीं, गुनाह थोड़े ही मिलेगा, पीछे जाके देख लो, मैं भी तो भूल सकता हूं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सबसे बेहतर बेस क्या है, मेंटेनेंस आवर्स। नहीं हो तो दूसरी प्रेफरेंस क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट। जितना महंगा एसेट उतनी महंगी मेंटेनेंस, ठीक है। वो भी ना हो तो अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट है और उसको एलोकेट करना है हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, तो बेस क्या यूज कर लें। अब हमारे पास मेंटेनेंस आवर्स नहीं है, हमारे पास वैल्यू ऑफ मशीन्स नहीं है, मशीनों की मेंटेनेंस। अच्छा, एसेट्स नेट बुक वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स की गिवन तो है वैसे, लेकिन वो ये मशीनों की मेंटेनेंस है ना, तो क्लियरली अगर आप कह भी दे के मशीनें भी इसमें शामिल हैं, तो क्या ये सारी की सारी सिर्फ मशीनों की ही वैल्यू है? क्लियर नहीं है ना।
ये सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स कर रहे हैं। ये बिल्डिंग्स की भी मेंटेनेंस कर सकते थे, अगर ऐसा होता तो फिर सारे एसेट्स आ सकते थे, पर अभी नहीं हो सकता। सही है? नहीं समझ आई? पहला दिन है, क्या समझ आनी है? अब यही तंग करता रहेगा, अब साथ वालों को कहेंगे बेटा मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स है, ठीक है। अगर ये मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री होती तो उसमें मशीनें भी होती, बिल्डिंग भी आ सकती है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। क्या हुआ, वो जी वहां से प्लस्तर उखड़ गया है तो हमने 1-2 मिस्त्री भी रखे हुए हैं, वो जाएंगे, वो मसाला शसाला बनाएंगे और सेट कर देंगे मेंटेनेंस। यहाँ से टाइल उखड़ गई है जी फैक्ट्री के अंदर, कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक बंदा रखा है, वो टाइल का एक्सपर्ट है, वो जाकर उसको भी सही। तो ये बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी हो सकती है, पर इसने क्लियरली क्या बोला, मेंटेनेंस ऑफ मशीन। पहली बुनियादी बेस क्या है, मेंटेनेंस आर्स हो, नहीं है। फिर वैल्यू ऑफ मशीन्स हो, क्योंकि मशीन की मेंटेनेंस है वो भी नहीं है अलग से। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है जरूर नेटबुक वैल्यू, पर इसमें तो बिल्डिंग भी होगी, प्लांट मशीनरी भी होगी, व्हीकल्स भी होंगे, इक्विपमेंट भी, फर्नीचर भी, कंप्यूटर भी, पता नहीं क्या कुछ होगा। हाँ जी, ये भी मसला है। एनीवेज, अब ले दे के रह गया मशीन आर्स। तो मखाइन आर्स जो हैं इनको यूज, मखाइन आर्स समझते हैं? फास्ट इंग्लिश वालों को समझ आ जाती है, स्लो इंग्लिश जैसे आप लोगों की उनको नहीं समझ आएगी। अच्छा, अब मशीन आर्स की बेस पे 264 का 80% बांट दें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, तशरीफ रखें। कैसे आना हुआ? वाह, मुझे लगा शायद आप इंस्पेक्टर साहब में चेक करने आए हैं क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ तो हो गई यार, ये दिन है एडमिशन लेने का। चुप, क्लास में आके बैठते तुम, मैं बिठाता क्लास में, मैं देखता कौन नहीं बिठाता। हद हो गई यार, क्लास ही छोड़ दी यार तुमने। कितने लेक्चर्स लिए हैं यूट्यूब पे? अभी भी थोड़ा थोड़ा है दर्द। मेंटेनेंस आवर्स की बेस पर मेंटेनेंस कॉस्ट को, मतलब मशीनों की मेंटेनेंस कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज करें। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के टोटल एफओएच हैं कितने? 260। ये सारे नहीं, इसका 80% पकड़ो पहले, ठीक है, वो पहले देख लें इधर। मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, इसके लिए क्या बेस आपने सेलेक्ट की है? मशीन हावर्स। अब इधर देखो जरा, 280 का, अच्छा सॉरी, देखो उठो तक आने मेरी फिगर्स ही बदल जानी है, दिमाग अगली गोली सोच रहा होता है, जाहिर सी बात है। क्या बना टोटल? अब इसको बांटें मशीन आवर्स की बेस पर, डिवाइड बाय 45 इंटू 42 3 जी 180, नेक्स्ट 9 14, ओके ठीक है जी। नेक्स्ट, यहां पे आ सकता था भाई, फिर आगे वही पढ़ना है, हो सकता है ऐसा होता रहे, वहां कोई मेथड्स हैं वैसे भी देखेंगे, ठीक है ना, वो छोड़ें उसको। फिर क्या होगा, मैंने बस ये लॉजिकली बात की आपको कि सारे एसिड्स की बुक वैल्यू गिवन है, सिर्फ मशीनों की नहीं, इसलिए वो नहीं जा सकते सिर्फ। खैर, अब रिमेनिंग जो एफओएच हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के, वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड इन क्लीनिंग। और देखा वही बात आ गई जो मैं कर रहा था, बाकी रिमेनिंग टाइम इनका जो लगा है वो किस पे लगा है? बाकी फैक्ट्री की बिल्डिंग को मेंटेन करने में। अब फैक्ट्री की बिल्डिंग मेंटेन हो रही है तो बिल्डिंग के ऊपर कोई खर्चा अगर एलोकेट करना हो तो मुनासिब बेस कौन सी निकलती है जी? फ्लोर एरिया। मेरे ख्याल से जिस डिपार्टमेंट की ज्यादा एरिया होगा वहां मेंटेनेंस वालों का ज्यादा टाइम लगा होगा, तो ये वाली कॉस्ट ज्यादा हो जानी चाहिए। नहीं समझ आई? आपको भी समझ आ रही है? सुभान अल्लाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स 264 का 20% कर दें या रिमेनिंग लिख लें। फ्लोर एरिया 53। अब फ्लोर एरिया ये पड़ा है, अब इसमें फिर वापस जा रहा है। अब इसका तरीका क्या करें यहां पे, इस सिनेरियो में इसका तरीका क्या करना चाहिए? फ्लोर एरिया पकड़े ही सिर्फ,
तो वैसे ही होगा जैसे ऊपर मैंने एक बार बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसको साइड पे कर दें, ये कितना बनेगा 1700। बस इस 1700 की बेस के ऊपर आप बांट दें, इससे क्या होगा, ये टोटल खर्चा इन्हीं 3 में ही बढ़ जाएगा, वरना तो फिर उधर चला जाएगा, फिर वहां से फिर 80-20 करें फिर, ठीक है। तो 53 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। 1700 बटा वो इंटू 1000, ठीक है जी। जी 31 डिवाइड बाय 1700 मल्टीप्लाइड बाय 400, 53 डिवाइड बाय 1700 मल्टीप्लाई बाय 400, आंसर 12 यानी कि 12। बैलेंसिंग निकाला करो, तीसरा मैंने कहा था 9। अब बोलो, नहीं निकाल लो, सोच लो, हल फैसला कर लो। अच्छा अब इससे यहां पर क्या हो गया, 0 और बाकी सारे हो गए हीरो। बताएं जी, आप लोग कैलकुलेशन कर लें, मैं तब तक यही लिख लेता हूं। अच्छा बेटा जी, टोटल एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। मैं क्या जरा काम पे कर रहा हूँ जी, 10 आएगा। ओके, बैलेंसिंग फिगर मैंने इसलिए कहा निकाला करें ताकि राउंडिंग का डिफरेंस ना आए, ठीक है जी। टोटल बताएं, मशीनिंग 971, 156, ये ठीक है, ठीक है, 55 ही बनता है बेटा, देख लो ना, देख लो। अच्छा नेक्स्ट 164। अब डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट लग रहा है, मशीनिंग नाम से ही पता लग रहा है, नाम ही काफ़ी है वेव्स। तो 40,000 से डिवाइड करें, इस दूसरे को 8 से, तीसरे को 16 से, लेकिन चूंकि 1000 में चल रहा है तो 40,000 की बजाय 40 से डिवाइड करें, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड करें और इधर 16 से डिवाइड करें। आंसर बताएं, 24 एग्जैक्ट 24। हाँ, इन रेट्स वगैरह को नहीं ऐसे छेड़ना, 24.2 डिजिट्स बताने हैं डेसिमल के बाद। 19.5, 10.25, ठीक है बच्चों, लाल लाल कच्चो। क्या पॉइंट्स में ही लेना है, रेट वगैरह परसेंटेजेस मैंने आपको पहले दिन से ही बोला हुआ है, रेट्स या परसेंटेजेस हों तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लिया करो, क्योंकि उन्होंने आगे जाके फिर कहीं ना कहीं अप्लाई होना होता है तो फर्क पड़ जाता है ना, एहतियातन कहा हुआ है। बाकी फिर एंड आंसर को बेशक राउंड कर लिया करो, ठीक है। लगा दो मेरे ज़िम्मे आमिर भाई, इसको लगा दो मेरे ज़िम्मे, इस मसले को लगा दो मेरे ज़िम्मे। मैंने क्या किया, क्या किया, ये इस तरफ है, ये अलग है, ये अलग है, मैंने क्या किया, क्या तो मेरी दाढ़ी ने किया, क्या दो। तो काम ही यही है ना, बस ऐसे इल्ज़ाम लगा देना दूसरे पे, खुद क्लासें ना ली और फिर इल्ज़ाम लगा देंगे उस्ताद पे। समझ नहीं आई आज। अच्छा परेशान क्यों हो रहे हो यार, मजाक कर रहा हूँ यार, समझ आया, चस नहीं आगे बढ़। अच्छा ये होमवर्क में करो यार, और 13वां फिर करते हैं कल डिशिकाश। मैंने आज आपको पता है कौन कौन से सवाल कराने हैं अभी छुट्टी से पहले पहले, ये होंगे तो छुट्टी होगी 16, 17, 18, बस अभी ये चुने चुने सवाल हैं, शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं। 16वां ये तो ऐसे ही है, मतलब
जरूरत नहीं थी इसको करने की, लेकिन कर लेंगे, ठीक है। 17वां और 18वां ये करने वाले सवाल, ये करके छुट्टी, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जरा पॉज करिएगा। भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या पता नहीं भाई ने क्या किया भाई आपने, सॉरी मैंने पॉज कराया था। 80% जो है ना 264 का, हाँ मशीन को दे दिया, मशीन हाँ, और 10% असेंबली को और 10% फिनिशिंग को, 264 का। अच्छा पता है क्या है बात, ये है कि इसने बट के अल्टीमेटली इन्हीं 3 में ही जाना था, तो वो एलोकेशन उसी तरह से हो गई है, तो आंसर सेम भी आ सकता है, हो सकता है राउंडिंग के अंदर सेम आ गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल मैंने तो जैसे लिखा हुआ था वैसे किया, ठीक है ना, लिखा तो ऐसे ही हुआ था, बाकी वो भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वही हुआ है, उन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स में इसने फैलना था और इधर से ही फैल गई है। मौका हर जाके मार पैंदी हुए हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, मामला समझ में आ गया एफओएच का। स्टेप 1 प्राइमरी एलोकेशन, एफओएच निकल आए। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, सेकेंडरी एलोकेशन। अब वो उधर रखना भाई, सेकेंडरी एलोकेशन जो है ना जी, ये सेकेंडरी एलोकेशन बड़ी सिंपल अभी आपको लग रही है, उसकी वजह ये है कि अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उनमें जो सर्विस डिपार्टमेंट से हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस, ठीक है। अगर ऐसा हो तो मसला आएगा नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसमें आगे 2 सिनेरियोज बनेंगे। पहला केस क्या है, सिंपल जो हमने कर लिया, 16वां सवाल वही कराना है ताकि एक जैसे तरतीब में सवाल चले, ठीक है। नंबर 2, सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, ये दूसरा सिनेरियो है, लेकिन इसमें फिर 2 ऑप्शंस बनते हैं। सर्विस जो सर्विस डिपार्टमेंट दे रहा है बदले में सर्विस ले भी रहा है, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सर्विस, और एक है नॉन रेसिप्रोकल, जो दे रहा है सर्विस वो वापस ले नहीं रहा। बातों में बहुत मुश्किल लगती है ये बात, लेकिन जब तरतीब में सवाल करेंगे तो इससे निकलना कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, आ जाओ फिर हम गपशप लगाते हैं। आमिर भाई तब तक बोर्ड मिटाते हैं, ठीक है। साल बहुत कम गलत हो जाए थे, बाल बाल बचाऊं मैं, हेयर हेयर। अच्छा आ जाओ। तो मामला क्या है जी, एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट के अंदर प्राइमरी एलोकेशन होती है। सी टेबल 4 ऑन पेज नंबर, जरा चेक करो नोट्स में कौन सा पेज नंबर है, चेंज हो गया हो शायद, 64 ही है या नहीं चेंज हो गया, ये सी पेज, सी टेबल नंबर कौन सा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये क्या है जी, प्राइमरी एलोकेशन, लेकिन इसके लिए जो डिस्कशन है, ठीक है, वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी बेस पे हमने क्या कर लिया, प्राइमरी एलोकेशन कल पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब तो क्या कर लें जी, पेज 60 कौन से पे था, जरा दोबारा ओपन कर लो, 61 पे प्राइमरी एलोकेशन, ठीक है जी, के लिए टेबल नंबर 2 भी कर सकते हैं, या उसकी डिस्कशन के लिए यहाँ पे टेबल 3 अगले सफ़े वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया, वैसे तो 3 लिखना चाहिए, और पेज नंबर 62 डन। ये प्राइमरी एलोकेशन के लिए क्या करोगे, वो जो आपने वो टेबल पढ़ा था, ये चीज़ है तो पहली प्रेफरेंस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है, सही है। जब ये प्राइमरी एलोकेशन हो जाती है तो फिर हमें सेकेंडरी एलोकेशन करनी होती है। सेकेंडरी एलोकेशन का मतलब क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट, वो गूंगे तो नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो फिर, सर्विस डिपार्टमेंट के एफओएच को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुंग महल में दाखिल करा दूंगा मैं, जाके बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ गुलबर्ग में है, ठीक है, चलो। अच्छा अब मसला आता है यहाँ से ऑनवर्ड्स, अब शुरू, आई कैप का बड़ा फेवरेट एरिया है ये भी, यानी सिर्फ यही काम भी करवा लेता है आई कैप,
बड़े बड़े रिसेंट सवालों के अंदर यही, मतलब बड़े बड़े सवालों में मतलब 6 से 8 नंबर का ये काम आराम से करवा सकता है, वो करवाता है। तो सेकेंडरी एलोकेशन के अंदर सिचुएशन है दो। नंबर 1, सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। तो एलोकेशन कैसे करनी है भाई? जैसे आपने अभी अभी 14वें सवाल में की, जैसे आपने 12वें में की, या जैसे मैं अभी आपको 16वां करा दूंगा, सिंपल। दूसरा सिनेरियो ये है कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस देते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देते हैं। अब इस सिनेरियो में फिर आगे दो सिचुएशंस बनती हैं, रेसिप्रोकल और, तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सेकेंडरी एलोकेशन, सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या है? सिंपल सिनेरियो है, एलोकेट करो कॉस्ट ऑफ एसडीज टू पीडीज ऑन गिवन बेसिस। 12वां सवाल किया, कल मैंने कराया था। 14वां मैंने अभी इसीलिए करवाया क्योंकि मैं इसकी बुनियाद पे चीजें उठाना चाह रहा था ना। खास तौर पे जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लिया तो उनको भी थोड़ा सा पता लग गया, आज का बिल्कुल तो जाया ना जाए उनका लेक्चर। प्लस जिन्होंने कल लिया भी था मैंने, तो उनको भी ये करवा के ही करना था ताकि एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर अब यहाँ से बात उठे। प्राइमरी एलोकेशन पक्की हो चुकी है, अब सेकेंडरी एलोकेशन जो करते आ रहे थे वो तो पक्की है। वो सिनेरियो कौन सा था? आप ये तीनों सवालों में दो कर चुके हैं, तीसरा अभी देखेंगे, इनमें जाकर देख लें कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। डन? तो क्या करो, जो गिवन बेसिस है उसकी बेस पे एलोकेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 12, 14 और चलो 16 कर लेते। 16 क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है आपके पास, यानी आप करेंगे। चलो पहले मैं पढ़ा देता हूं, फिर 1 मिनट में आपने करना, 1 मिनट में है, सॉरी, ठीक है। देखो तो असगर लिमिटेड हैज 2 production departments, PDA, PDB, and 3 service departments, 1, 2, and 3. Total budgeted overheads after primary distribution. ओहो आमिर भाई पहले मिटा गए, माजरत। आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिफोर सर्विस डिपार्टमेंट की सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कितने हैं वो उसने निकाल कर दे दी। यानी ये वो लाइन है जहां से ऑनवर्ड्स हम सेकेंडरी एलोकेशन शुरू करते थे। ये जो हमने टेबल कल बनाया था, तो बेसिकली ये वाला काम इन्होंने करके दे दिया हुआ। तो ये आईकैप करता है अक्सर, सेकेंडरी एलोकेशन सिर्फ करवा देता है, उसके अंदर फिर वो रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल उसके बड़े पसंद है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल तो सिंपल है, नॉन रेसिप्रोकल तो सिंपल है। रेसिप्रोकल में फिर 2 मेथड्स आते हैं, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। तो वो आईकैप को जरा पसंद है एरिया, इसलिए सिर्फ ये डेटा देके या 1-2 खर्चे डिस्ट्रीब्यूट भी करवा लेगा, लेकिन आगे वो फिर काम ये करवा रहा होता है सेकेंडरी एलोकेशन वाला। ठीक है, तो अब विजुअलाइज करो आप इस वक्त क्वेश्चन में कहां स्टैंड कर रहे हो। यहां स्टैंड कर रहे हो, ये आप यहां खड़े हो। ठीक है, अब इससे ऑनवर्ड सवाल शुरू हो रहे हैं, ज्यादा आगे निकल गए। ये अब समझ आई? बजटेड डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। तो A, B, S1, 2 और 3 ये आपको एफवाइज नजर आ गए, कोई मसला? ये प्राइमरी एलोकेशन हुई पड़ी है। उसके बाद बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं, पता नहीं क्यों दिए हुए हैं। अब एसडीज प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज एज फॉलोज। कैसे जी? SD1 PDA और PDB को सर्विस दे रहा है इतने % और इतने %। SD2 भी PDA PDB को, और SD3 PDA और PD। कोई मसला? सिंपल, यहां पर एसडीज सिर्फ PDs को सर्विसेज दे रहे हैं, तो कम से कम आज के लेक्चर में भी स्टार्ट में आ जाए तो समझ आ जाती। आ रही समझ कुछ? थोड़ी बात। सबसे पहले मैंने इन बच्चों को कहा है कि 3 लेक्चर्स एफओएच के जो पीछे हुए हैं पहले वो लो, बेसिक्स बाद में लेना। लाजमी कल बैठो लेकर, ये मैंने कल चेक भी करना है काम, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, अब सिंपल सा सवाल है जी, इसको करने के लिए 1 मिनट ज़्यादा नहीं है, फटाफट करो, हरी अप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप हरी अप। हो गया 1 मिनट?
चलो सच्ची मुच्ची वाले 2 मिनट से, अभी से ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है? अभी तक नोट्स खुल रहे हैं, हद हो गई। ये सवाल सामने है, छोड़ो नोट्स को, मिट्टी पाओ। इधर से देखो सवाल, 1 मिनट में करके दिखाओ सारे बच्चे, शाबाश। यार बस कर दो अब। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, ये जगह सिर्फ छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा दिल है यहाँ 16 करूँ, यहाँ 17 करूँ, यहाँ 18 भी कर दूँ। तो FOH हीट डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, जिसके अंदर पहला कॉलम हमारा होता है FOH कॉस्ट्स का या एक्सपेंसेस, जो भी लिख दें आप। उसके बाद हमारा कॉलम आता है बेस वाला, क्योंकि कंटिन्यू तो वही हो रहा होगा ना बेटा, वही चला आ रहा होगा ऊपर से सवाल, ठीक है? तो उसके बाद बेस, फिर टोटल, बस चाहत मेरी यही है कि ये सारे सवाल आपके सामने आ जाएं बस। अच्छा, कोई इक्का दुक्का सवाल एंड पे ना अलजबरिक मेथड वाली बात समझ नहीं भी आती ना थोड़ी सी, तो खैर है, शब्द दरमियान रब मेहरबान, रात लगा लेना। चलो रात ना लगाना, जाके घर ट्राई करना, कल फिर आके दोबारा समझा दूंगा, ओके? कभी भी क्लास से परेशान होकर नहीं निकलना, अगले दिन वही काम 10 बार समझा दूंगा अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो। उसके बाद क्या आता है जी? टोटल। देन जी, अब 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, PD1 1 और 2 है ना, PDA और B, अच्छा सॉरी, PDA और PDB। और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं? SD 1 2 3, ओके।
1000 में ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये तो ऐसे ही टाइम पास के लिए मैंने कहा चलो ये सवाल भी कर दें। सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब टोटल एफओएच बिफोर एलोकेशन उसने दे दिए हुए, ठीक है, ये गिवन है। 800, 1000 में कर रहा हूं, 800, 1000, 200 और एक और भी है, 400 भी है जी। जी कितना? 800, 1000, 200, 150, 400, ठीक है जी। अब सीख क्या रहे हैं यहां पे हम? सेकेंडरी एलोकेशन या एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज, ठीक है जी, ये हमने यहां पे सीखना है। अब गिवन बेसिस हैं उनके ऊपर बस फटाफट कर दो। पहले SD1 है तो कोई तरतीब की जरूरत नहीं, जो सामने आया कर दो। तो SD1 कितना कितना परसेंट? तो हमने यहाँ पे लिखा जी SD1 की एलोकेशन हो रही है, बेस है 40-60। लो ये मैंने बेस लिख दी, ठीक है। टोटल कितना है? 200। ये 200 यहां से निकालो, 40, 60, 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज SD2। तो सबसे सिंपल काम यही है जी, हम कर रहे थे ऑलरेडी, गिवन बेस थी 80, 20, 80 और 20 है कितना? 150। निकालो इसको यहां से, 120, आई एम सॉरी, 120, 30। तो हु आर यू? आई एम सॉरी। 3, 50, 50। SD3 50, 50 कितना है जी? 400। तो 400 को वंड दें, 200 ईच, ठीक है जी। अब ये हमारे टोटल एफओएच आ गए। बताना पसंद करेंगे कितने? 1200, 1350, 0, 0 एंड 0, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या थी? कैलकुलेट करो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब बेस और कोई गिवन ही नहीं है सिवाय, तो इन्हीं से डिवाइड कर दें। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास? टोटल एफओएच आ गए। टोटल एफओएच आफ्टर सेकेंडरी एलोकेशन डिवाइड कर देंगे इनको बेस से, जो क्या है जी? लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है जी। तो बारह हजार है और 18,000, 12, 18, ऊपर 1000 है तो इधर भी जी फरमाइए। 100 और 75। तो ये काम तो हमने पहले भी किया हुआ था, टाइम ही ज़ाया किया हमने, है ना। कोई नहीं, कभी कभी टाइम भी ज़ाया करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हाँ जी पढ़ें। Assume all data is same as in question 16 above except SDs provide support as follows। अब इसको पढ़ें, मैं तब तक जरा आगे फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लूं फटाफट।
हाँ जी, क्या सूरत हाल सामने नजर आई है आपको? ओ, प्रॉब्लम इज सारा डेटा सेम है एक्सेप्ट SD1 A और B को सर्विस देता है, सिर्फ SD2 A B और SD1 और SD3 को भी सर्विस दे रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे अहम बात क्या है, SD2 खुद को सर्विस नहीं दे रहा, SD2 SD1 से भी सर्विस नहीं ले रहा, SD2 SD3 से भी सर्विस नहीं ले रहा। इसका मतलब नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं। क्या हैं? नॉन रेसिप्रोकल सर्विस। समझ आई बात? यानी SD2 1 को भी सर्विस दे रहा है, 3 को भी दे रहा है, लेकिन बदले में ना 1 से सर्विस ले रहा है ना 3 से। फिर SD3 SD1 को सर्विस दे रहा है, लेकिन बदले में SD1 से सर्विस ले नहीं रहा, SD2 से सर्विस ले नहीं रहा। यानी कि सिर्फ SD3 जो है वो SD1 को सर्विस दे रहा है, लेकिन SD1 से सर्विस ले नहीं रहा, SD2 से सर्विस ले नहीं रहा। ठीक है, सही है, 2 से और 3 से जो भी है। अब इसका तरीकाकार क्या होगा? सिंपल बात क्या है, रेसिप्रोकल सर्विसेज नहीं है, नॉन रेसिप्रोकल है। उसकी निशानी क्या होगी? SD1 की सर्विसेज देखो तो 2 को जा रही हैं, SD2 को देखो तो 4 को जा रही हैं, और SD3 को देखो तो, ठीक है, SD1 ने सर्विस दी A और B, SD2 ने सर्विस दी A B और 1 3 को, SD3 ने सर्विसेज दी A B को और 1 को। ठीक है, लेकिन बदले में 1 से सर्विस ली नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, डन हो गया। अब इसमें तरीकाकार क्या होगा, आप सोच के बताएं क्या होना चाहिए। ये भी सिंपल ही है। इसमें हमने सीक्वेंस को फॉलो करना है। इस सीक्वेंस को स्टेप डाउन अप्रोच कहते हैं, स्टेप डाउन मेथड कहते हैं। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज दे रहा है उसको पहले नंबर पे रखेंगे, इसी तरह से बिल तरतीब कम वाले को दूसरे पे और सबसे कम वाले को तीसरे पे रखेंगे, सवाल खत्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं जी? ये सब लिखा हुआ है, इंशाल्लाह भी एंड पे पिक्चर खींचेंगे वो जो मैं लिख के लाया हूँ। ओके, अभी पढ़ाता भी हूँ। तो अब डेटा तो सारा सेम है, ठीक है, तो गिवन वाला डेटा तो यहाँ पर लिखवाए ना। ये एफओएच, टोटल एफओएच की कॉस्ट तो क्या थी? गिवन थी, टोटल एफओएच कॉस्ट गिवन जो है, सेम डेटा था ना। ये मैंने ऊपर थोड़ी सी डंडी मारी है, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं लिखा और यहाँ पे वो ऊपर वाला ही यूज हो गया। ठीक है, 1000, 200, 150। ठीक है, अब सेकेंडरी एलोकेशन करनी है, एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज। और मसला क्या आ गया, एसडीज दूसरे एसडीज को भी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन जो एसडी किसी दूसरे एसडी को सर्विस दे रहा है बदले में उससे सर्विस ले। तो ये भी सिंपल है, बस स्टेप डाउन अप्रोच फॉलो करें। स्टेप डाउन अप्रोच क्या है? जो सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है सबसे पहले उसको उसका आलू काट दे। ठीक है, तो SD2 4 सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, खुद को सिर्फ नहीं दे रहा, सबसे ज्यादा ही दे रहा है सर्विस। ठीक है, तो सबसे पहले SD2 को पकड़ लें, 50 20 15 15। तो SD2, ठीक है, क्या है जी? बेस क्या है? 50। अब SD2 टोटल है 150 है एफओएच, इसका बांट दें इसको 50%, 20%, फिर 23 और नहीं, फिर राउंड कर दें ना, बैलेंस निकालेंगे, 22 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ठीक हो गया। अब ये नील हो गया। अब दूसरा नंबर किसका लगाएं? SD
मैंने उलट लिख दिया, अच्छा वो नंबरिंग की हुई है, ठीक है। SD3 उसके बाद 3 को सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो SD3, हाँ जी, क्या परसेंटेज गिवन है? 40 40 20, 40 40 20, ठीक है। अब SD3 में जब हम आए तो अब यहां पे सिर्फ 400 नहीं बचा, 22 ऐड होकर अब ये टोटल क्या बन गया है? 422। सिंपल। तो अब यहां से क्या एलोकेट करेंगे? 422, ठीक है, जाग दे हो। 422 40 और बैलेंसिंग इधर डाल दो 84, ये भी 0 हो गया। अब एंड पे कौन बचा? SD1 46, SD1 40 60। अब ये कितना हो चुका है? ये सारे का सारा अब SD1 में पड़ा होगा। 30, तो 307 यहां से निकाल दें, 40 60 और बैलेंस निकाला करें 184, ठीक है। यहां पे क्या हो गया जी? आ गया 0? बोलो। और यहां पे 1167, 13। एक मुलाजिम लिखी जा रहा है, एक मुलाजमा ने कैलकुलेशन शुरू की हुई है, बस बाकी चौधरी साहिबान चुदराने बैठे हुए हैं। कैलकुलेशन किया करें आगे में। आप मेरे पे लगा दो, मेरे कसूर है सारा। हाँ जी, मेरा कसूर है, मैं दोनों का उस्ताद हूँ, ये थोड़ा कसूर है जी। 823। कैलकुलेटर तुमने निकाला हुआ है? मुझे ये बताओ कहाँ? अच्छा, मुझे लगा शायद पड़े पड़े बैग में उल्ली लग जानी है इसको। यू नो द मीनिंग ऑफ उल्ली? फंगस, फंगस। ले जी, अब ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल FOH और डिवाइड कर देंगे इसको अप्रोप्रिएट बेस के साथ। ये सवाल तो सिर्फ आपको ना वो व्यवस्थित सिखाने के लिए चीज़ें, ठीक है ना, तो ज़्यादा उस पर नहीं जाना कि रेट क्या निकला है, वो क्या निकला है, ये सेम कैसे हो सकता है। डिफरेंट बेस यूज़ कर सकते हैं ना कभी, और डिफरेंट तरीके भी यूज़ हो सकते हैं। डिफरेंट सवाल बदल गया, ये सेम सवाल नहीं है। ओके, हाँ जी। अब 12 और 18 हो डायरेक्ट लेबर आवर्स डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय कितना जी? 18 जी, 97.25। स्टेप डाउन अप्रोच। SD provides services to PDs as well as other SDs। तस्वीर एंड पे खींचेंगे, लेकिन है क्या सिचुएशन? नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग है। नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? दो तरह से डेटा गिवन हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, PD1 PD2, जैसे इस सवाल में गिवन है। इस सवाल में ऐसे ही गिवन है। तो लिखा क्या हुआ है? SDX है मिसलन, हमारी मिसाल में ये PD1 PD2 और PD3 को सर्विस दे रहा है, और SDY PD1 PD2 PD3 के साथ साथ SDX को सर्विस भी दे रहा है, लेकिन बदले में SDX से सर्विस ले तो ये क्या है? नॉन रेसिप्रोकल, ठीक है। ये डेटा ऐसे भी गिवन हो सकता है सवाल में, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट 1 PD1 PD2 PD3 SD1 SD2 को सर्विस दे रहा है? नहीं, SD1 को नहीं दे रहा, खुद को कैसे देगा सर्विस, ठीक है। और SD2 जो है वो PD1 PD2 PD3 को सर्विस दे रहा है। इसका मतलब SD1 SD2 को सर्विस दे तो रहा है, लेकिन SD2 से बदले में सर्विस ले नहीं रहा, नॉन रेसिप्रोकल। तो इसमें क्या करोगे?
सीक्वेंस फॉलो करोगे, स्टेप डाउन मेथड यूज करोगे, एसडीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लार्जर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड फर्स्ट, उससे पहले 0 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 17 आपको करवाया। अब अगर आप लोगों की तबीयत की इजाजत दे रही है तो अगला भी करा के जान छुड़ा दें। क्यों नहीं आपकी तबीयत इजाजत दे रही? आप इतने वर्क थीव्स क्यों हैं? नहीं, मैंने कहा इतने वर्क थीव्स क्यों हैं? मैंने सुना नहीं। फिर हैं जी, क्यों इतने वर्क थीव्स हैं? थोड़ी सी हिम्मत कर ना ले, थोड़ी सी, मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरा कसूर है नहीं? ये आज के बाद नहीं कहना। मैं आज तक कभी क्लास में लेट नहीं आया, मुझे 10 साल से ऊपर हो गया पढ़ाते हुए। नेवर, इट नेवर हैपेंड। या मेरे बच्चे मेरे से पहले आ जाते हैं या मेरे बच्चे मेरे से बाद में आते हैं। मैं तो रोज टाइम पे आता हूँ। देखो कभी ऐसा हुआ हो मैं क्लास में आया हूँ, क्लास पहले शुरू हो गई हो, हमेशा ऑन टाइम, ना पहले ना बाद में, मैं ऑन टाइम आता हूँ। ऐसी बात नहीं करनी आइंदा। तौबा करें, तौबा तौबा करें, शाबाश। चलें, अच्छा कर लेते हैं ना, कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, हैं? हिम्मत करें थोड़ी सी। ओके, अभी जो असल टाइम है उसमें से भी 5 मिनट रहते हैं, और आज मैं थोड़ा लेट आया हूं, 15 मिनट मुझे ऊपर दे दो, डेथ तो नहीं पड़ जाएगी। आखिरी बात, अगर एसडीज, अच्छा वैसे एक बात बता दो, जब मैंने पढ़ाना होता है उतना मैंने पढ़ाना होता है, ज़हन में रखा करो, ठीक है? अच्छा, एसडीज दूसरे एसडीज को सर्विस दे रहे हैं और बदले में सर्विसेज ले भी रहे हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल सर्विसिंग। अब ये कहानी यहाँ पूरी देखो ना, कहानी अधूरी कैसे छोड़ के जा सकते हैं हम? इतना अजीब लगेगा आप लोगों को, हैं? साइकिल है, एक टायर है, दूसरा है ही नहीं, अच्छा लगेगा ऐसे साइकिल आपको? रेसिप्रोकल सर्विसिंग, रेसिप्रोकल सर्विसेज, एसडीज दूसरे एसडीज को सर्विस देते हैं और बदले में उनसे सर्विस, मसलन ये एक मिसाल लिखी है यहाँ पे, एक SD1 है, वो PD1, PD2, PD3 और SD2 को सर्विस दे रहा है, खुद को तो नहीं देते ना, पर SD2 जो है PD1, PD2, PD3 और SD1 को सर्विस दे रहा है। यानी SD1 SD2 को सर्विस दे रहा है और बदले में SD2 से सर्विस ले भी रहा है। ओके, ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल सर्विसिंग। इसकी निशानी क्या है? दोनों बराबर, 4 4, पीछे देख लो, यहां बराबर है, ये कितने? 4, यहां कितने? 3, ऐसे इधर भी देख लो, ये 3, यहां पे 4। नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो, परसेंटेज जो है वो सेम नहीं आ रही। अपने सवाल में देखो, ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 है, 2, अच्छा ये तो दूसरा था, वो सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा था, तो ये 2 4 3 बराबर नहीं है, ठीक है? लेकिन मेरी इस मिसाल के अंदर देखो तो बराबर है। अच्छा, ये डेटा ऐसे भी हो सकता है, SDX PD1, PD2, PD3 और SDY को सर्विस देता है और बदले में SDY जो है वो PD1, PD2, PD3 को सर्विस दे ही रहा है, लेकिन SDX को बदले में सर्विस देता है। रेसिप्रोकल सर्विसिंग आ गया। अब रेसिप्रोकल सर्विसिंग में हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और अलजेब्रिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पता है क्या है? किसी एक तरह से शुरू हो जाओ, SDX को पहले करोगे तो वो Y में चला जाएगा, फिर Y को बांटोगे तो वो X में फिर आ जाएगा, फिर X को बांटोगे वो Y में चला जाएगा, फिर Y को बांटोगे, इसी को कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये को मैक्सिमम कोई चौथे को लेवल पे जाके राउंड डाउन करके 0 कर लेते होते हैं, ठीक है? एक तरीका है, अब हंस क्यों रहे हो तुम? तरीका है, ठीक है? और दूसरा क्या है जी? अलजेब्रिक मेथड, ठीक है? तो ये जनाब आपकी कहानी हो गई पूरी। अगर एसडीज प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज पीडीज को भी और एसडीज को भी, और सिचुएशन है रेसिप्रोकल सर्विसिंग की, तो अगर तो ऐसा है
तो फिर सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर सकते। और एस की कॉस्ट को हम एलोकेट करते हैं यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, या इसको आप अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो पहले करते हैं ना, फिर मैं दोबारा आपकी शक्लें देखूंगा। मैंने अपने हिसाब से चलना था, आपकी शक्लों के साथ चलना। अभी तक आप फ्रेश जा रहे हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से। वैसे आसान वो भी बड़ा है अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि वो अलजेब्रा वो 7वीं 8वीं वाला है। ओए होए, और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आपने क्यूएम में पढ़ी है अभी अभी, एक एक्स वाली इक्वेशन, दूसरी वाई वाली, अल्लाह खैर सल्ला, बहुत आसान, बहुत। शुरू करें, होगी पिक्चर? वो तुम उसके सर की पिक्चर ले रहे हो या तुम जान के ऐसे करके मोबाइल बैठे रहते हैं कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे हम किल कर लें? 18वां सवाल देखो जी, 19वां नहीं करा रहा मैं, 18वां सिर्फ करवा रहा हूँ। 18वें में 2 हैं। एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन, ये पास पेपर का सवाल है। एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर अ ईयर आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अच्छा ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, यानी प्राइमरी एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी हुई है। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 2, उनकी कॉस्ट आ रही है 500 और 400। ठीक है, और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं 2, एक्स और वाई, और उनकी ये कॉस्ट आ रही है। तो 4 कॉलम वाली हमारी वर्किंग बननी है, पीडीए, पीडीबी, एसडी एक्स और एसडी वाई। ठीक है, बोलो। लेकिन मसला क्या है, डिपार्टमेंट एक्स जो है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है, वो पीडीए, पीडीबी और डिपार्टमेंट वाई को सर्विस दे रहा है, और वाई जो है वो डिपार्टमेंट ए और बी और बदले में एक्स को भी सर्विस दे रहा है। तो ये क्या बन गया जी, देखो चेक कर लो, रेसिप्रोकल सर्विसिंग। अब यहाँ पे हम स्टेप डाउन अप्रोच से नहीं चल सकते, सीक्वेंस फॉलो नहीं कर सकते, बल्कि हमें या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा जो अगेन बहुत सिंपल है, या अलजेब्रिक मेथड लगाना पड़ेगा जो थोड़ा सा टेक्निकल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात पूरी करके क्यों ना जाएं घर। कैसे आप सुकून से घर जा सकेंगे आज अगर पूरा ना हुआ तो, हैं? एक आपके दिमाग में खुद लगी रहेगी। तो 18 का पहला पार्ट हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे जी। मेरी कोशिश होती है कि ये एक दफ़ा मैं कराऊं, लेकिन पिछली दफ़ा हो गया था एक दफ़ा में, उससे पिछली बार एक दफ़ा में नहीं हुआ था। तो आज चूंकि आखिरी क्लास है तो थोड़ी हिम्मत कर लें आज, अगर कल मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा, मतलब टाइम पे। एफओएच की कॉस्ट, उसके बाद हेलमेट ही गिरने लगा था, बेस, देन टोटल। ये मैं इसलिए खाली टोटल भी लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे असल फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें एज इट इज आनी है ना, और उसके आगे फिर एडिशनल काम ये कर रहे होंगे। ठीक है, तो एफओएच की कॉस्ट आ गई यहाँ पर, बेस, टोटल का खाना तो खाली है आप लोगों के ऊपर वाले खाने की तरह से अभी तक तो सालों में। फिर जी पीडी ए भी है, पीडी ए है, पीडीबी है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आ गए, एसडी एक्स है और एसडी वाई है। सवाल भी छोटा हो गया एकदम। ठीक है जी, और टोटल एफओएच की कॉस्ट गिवन है सवाल में, जो कि ऑलरेडी एलोकेट करके दी, या बाई कैप का सवाल है। 500, आगे पता नहीं की लिखा है, ले इन्हें अपनी फनकारियाँ शुरू करते हैं। 500, 400, 100, 60, 500, 400, 100, 60। ठीक है, अब क्या करना है जी, सेकेंडरी एलोकेशन, जिसको एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज भी कहते हैं। स्टेप डाउन अप्रोच, हाईएस्ट से लोएस्ट, हाईएस्ट लोएस्ट क्या बराबर है, वो तो नहीं लग सकती। ठीक है, अब फिर क्या करें, रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या करें,
बार 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 बार, क्योंकि आपने एक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसने वाई में फेंक देना है डेटा एफ ओ एच, फिर वाई को करना है, उसने वापस एक्स में फेंक देना है। तो यही काम चलते चलते तीसरी कोई चौथी कोई लाइन पे जाकर हम राउंड डाउन करके जीरो कर लेंगे मैक्सिमम। मैंने को आज तक पास पेपर में देखा तो 5वीं लाइन तक शायद ही चला गया, वरना 4 लाइनों में चौथे स्टेप पे जाके जीरो कर देते हैं हम। ठीक है, लेंथी काम है। अब जो कहेगा वो करना है पर्चे में, अपनी मर्जी। फिर अगर चुप हो तो मर्जी भी कर सकते हैं, जो आसान लगे। पहली बार देखने में ये आसान लगेगा, लेकिन जब साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ आ जाएगा तो वो आसान लगेगा। मैं बता रहा हूं एडवांस। अब 50 30 20 एस डी एक्स 50 30 20, हाँ जी कितना है 100, तो 50 30 20। ठीक है, नहीं समझ आई? सिंपल दी हुई है रेशियो सवाल में परसेंटेज। फिर एस डी वाई 40 50 10 40। जिनका आज पहला दिन है वो सही, मुश्किल दिन आए हैं एकदम से, ऐसे बम्बार्टमेंट हो रही है कॉन्सेप्ट की, है ना? समझ तो नहीं आ रही? हाँ ओ नो जी। अब ये कितना हो गया? तुस्सी। तो तुस्सी को यहां से निकालें, सॉरी 80 को, और इसको बांटें 40। अच्छा भला जीरो हो गया था। 40 32 40 और बैलेंसिंग, और लो फिर 8 आ गया इधर। आ गया ना मसला? अब समझ आई बात? रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी नहीं काम हुआ। फिर वापस आए एस डी एक्स, फिर वही 50 30 20। अब इधर क्या आ गया? 8 आ गया ना, तो 8 को बांटें अब नई रेशो में, 4 2 2। अब आपने राउंड किया है, ठीक है ना? हाँ, फिर आगे भी अब राउंड करना, पक्के रहना इस पे, ओके? अब फिर क्या हो गया इसमें? फिर 2 आ गया यार, हद हो गई। तो एस डी वाई को 40 50 10 करना है। हाँ जी, 2 का 40 1 1, और अब राउंड करके आपने जीरो कर दिया। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई? मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको बताना है यार, ये है, कोई टेक्निकल बात नहीं है। टेक्निकल बात यही थी कि एस डी को पीडीज में बांटना है, और बांटने का तरीके मुख्तलिफ आई जा रहे हैं। ठीक है, टोटल करें, टोटल। ये तो मैं भी कर दूंगा, वो करो असल में। तो 580 और 473। देखो अगले मैंने पहले ही कर लिया। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? एलोकेट सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस टू, बस यही रिक्वायरमेंट थी, यानी कि वो यार निकालना ही कोई नहीं था इस सवाल में। ठीक है, तो ये टोटल एफओएच कॉस्ट आ गई, एलोकेट हो गए सर्विस डिपार्टमेंट के एफओएच भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये देखो, ठीक है, यूज क्या किया हमने? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो कितना मजा आ गया। ये आपको समझ नहीं आती कि उस्ताद कह रहा है तो मान लें, अब अगला सवाल भी कर ही लेते हैं। आप क्या इतना छोड़ना एक है जी? इसी का दूसरा पार्ट, और क्या? मैं तो अगला सवाल नहीं कराऊंगा, एक ही सवाल कराऊंगा। दूसरा मेथड है जी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। अच्छा, अब आप ना ऐसे ही जरा थोड़ा सा सोच विचार करें कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये काम आपने पहले जिंदगी में किया हुआ है। मैं तो करा ही दूंगा, तो कॉपी पेस्ट। हाँ, इक्वेशंस कैसे बनेगी, ये क्या बात कर रहा है, ये कैसी बात हो रही है, कैसी होगी ये, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जरा सोचें ऐसे ही। मतलब पर्चे में मैंने नहीं कराया और ये आ गया है, बस आ गया। देखो फिर क्या समझ में आती है। कुछ तो करेंगे दिमाग में सोचकर, छोड़ के तो आने वाला काम रखना नहीं है आपने। आप कोई बूझ दिल थोड़ा ही हैं, शेर दिल हैं, शेर दिलियां हैं। ये मैंने जरा ऊपर से वो प्रोडक्शन वाली हेडिंग नहीं दी, ओके?
अच्छा ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सही बता रहा हूं। इधर देखो, बल्कि पहले लिखवाओ मुझे टोटल एफएच सेम जी, 500 400 100 और पहले मैंने 100 तो लिखो दो, पहले से 60 लिखवा लो मैंने। अच्छा अब ये सिचुएशन है जी, इत्मीनान से देखें, जल्दी नहीं करनी, और ये समझ नहीं आएगा तो कल यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। जल्दी नहीं करनी फिर भी, और ना समझ आए तो टेंशन भी नहीं लेनी। 500 400 100 60। अच्छा जी, अब मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे x के लिए इक्वेशन बना दें कि x के एफओएच किस किस चीज पर मुश्तमिल होंगे। तो देखना जरा, मैंने कहा जी x के 100 रुपए के एफओएच तो हैं अपने, प्लस x में 10% ऑफ y भी आना है, क्योंकि डिपार्टमेंट y ने डिपार्टमेंट x को एक मिनट, डिपार्टमेंट y ने डिपार्टमेंट x को, एक मिनट लाइन जरा पहले रोक दी मैंने, डिपार्टमेंट y ने डिपार्टमेंट x को कितने परसेंट सर्विस दी, तो मैं ये कह सकता हूं 10% ऑफ y, बल्कि इसको यूं अगर लिख दूं 10, इस SGX में FOH कितने पड़े हैं, इसका अपना 100 प्लस 0.1 y, क्या मैं ये कह सकता हूं? तो इसका मतलब मेरी पहली इक्वेशन बनी x के FOH की, x इक्वल 100 प्लस 0.1 y, इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह मैं दोबारा अगर इसको बनाऊं PDA, अलग अलग तो नहीं होगा, ये तो इकट्ठा ही है, लेकिन बनाने के लिए इक्वेशन मैं ये समझा रहा हूं, SDY 500 400 100 60। अब मुझे y की इक्वेशन आप बना के दें, y की इक्वेशन बना दें। पहला स्टेप क्या है, इक्वेशंस बनाएंगे। y के अपने, मैं अलग से कर रहा हूं ताकि वहां मिक्स ना हो, अपने एफओएच कितने 60 प्लस, देखते हैं x, चल x, डिपार्टमेंट x 20% सर्विस किसको दे रहा है, डिपार्टमेंट y को। इसका मतलब डिपार्टमेंट y के जो टोटल एफओएच होंगे, मुश्किल तो नहीं लग रही ये बात, वैसे है मुश्किल पहली बार सीखने में, लेकिन कोई मसला नहीं, घर जाके प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगी, कल फिर करेंगे इसको, ओके। 0.2x, इसका मतलब दूसरी इक्वेशन क्या बनी मेरी, 60 प्लस 0.2x, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा हुआ करेगा स्टेप 1, हम इक्वेशंस बना लेंगे। अब स्टेप 2 में आपकी मर्जी है, x को y में पुट करें या y को x में। y को x में कर लेते हैं, पहले x नजर आ रहा है, उसका हक पहला बनता है, क्या ख्याल है? तो इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू पुट करने लगा हूं, तो 100 प्लस 0.1 इंटू 60 प्लस 0.2x। अब इतनी मैथ तो आपको आनी चाहिए, ये तो क्यों में पढ़ाई जाती है, कोई ये ना कहे मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूं, तो ये क्यों में पढ़ाई जाती है इसीलिए आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं कैलकुलेटर पे डालूं तो 1 मिनट में x निकल आएगा, आप लोगों ने ये किया होगा, पर मैं पहला दिन करा रहा हूं इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करते हैं जी, x इक्वल्स 100 प्लस 0.6, ये मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, 0.1 इंटू 60 क्या बन गया है, 60 इंटू 0.1 क्या बन गया, प्लस 0.1 इंटू 0.2 क्या बना, आंसर बताओ,
0.02x, नहीं 0 नहीं हो सकता, चेक कर लो, ये 6 आएगा, जी जी सॉरी, ये 6 आ गया और ये 0.02x, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, ये जो x इधर प्लस हो रहा है तो वहां जाके क्या बन जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि ये क्या मतलब होता है इसका 1x ना, तो 0.9x इज इक्वल टू 106, ठीक है, समझ आ रही है। तो x यहां पे रह गया, ये 106 डिवाइडेड बाय 0.98 हुआ, तो x का आंसर क्या आ गया। अब ये 108 पकड़ो, ये 108 को इक्वेशन, ये x की वैल्यू आ गई ना, आप इसको y की इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 60 प्लस 0.2 इंटू 108, तो y क्या आ गया 82 कर लें। ये समझ आया है। अब ये तो मैंने सॉल्व करके सिखाया ना आपको, लेकिन पर्चे में तो आपने क्या करना है, अब इसको जरा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें, बस ये मैं बैठा रहा हूं, वहां पे जरा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है जी बेटा, जी 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 जी, इधर भी सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बैठे आराम से सुने, ये साडी बैठक है, टेंशन नहीं लेनी तुसी इस क्लास से, बस बोलने वाला मैं होना चाहिए जी। इसकी पिक्चर ले लें, बेशक 5 मिनट भी क्या दिन लगते, 10 मिनट लग नहीं है, ठीक है जी जी जी, पिक्चर ले ली। अब इसको मैं छुपा रहा हूं, अब सवाल के अंदर ले ली पिक्चर, सवाल के अंदर ये डेटा हमारे सामने, और सवाल में यहां पे आलू काटना है हमने, एलोकेशन ऑफ एसडी, ठीक है जी। तो इधर देखिए, अब ये सवाल ऐसे हमारे सामने, चूंकि मामला क्या है, रेसिप्रोकल सर्विसिंग है, और सवाल खुद बताएगा, ये खुद मांगता है आई कैप, आई कैप का सवाल है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो या अलजेब्रिक मेथड से। तो क्या करेंगे, 2 इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन x के लिए बनाते हैं, अब दोबारा जरा प्रैक्टिस हो रही है, यहां से देखो, x y को कितने परसेंट सर्विसेज दे रहा है, 10, सॉरी x y को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है, 10%, नहीं वो यूं है, ओके सॉरी गलत पढ़ रहा था, x y को 20% सर्विसेज दे रहा है और y x को 10। अब हमने इक्वेशन किसकी बनानी है, x की, तो हम कहेंगे जी x के अपने FOH कितने हैं 100, प्लस इसको 10% y से भी आना है, ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। फिर y के अपने FOH कितने हैं 60, और इसको x से आना है 0.2, ठीक हो गया जी। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पुटिंग, ये दूसरा स्टेप है मेरा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, सॉरी y हमने किया था ना, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो आंसर क्या आ गया। अब ये कैलकुलेटर से पूछो, 108, कैलकुलेटर ने बता दिया ना, बता लोगे ना, कैलकुलेटर से निकाला आप लोगों ने, वैसे मैंने सॉल्व भी कर दिया, नहीं आता वो कैलकुलेटर से ना आते, साथ वाले से कैलकुलेटर से भी सीख ले, लेकिन मैंने सॉल्व भी किया, ठीक है। और स्टेप 3 क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो y आ गया, काम हो गया। कैसे, कोई एक पकड़ लो, किसको पहले लोगे, SDX। अब देखना जरा, SDX बेस क्या है, पहली बात SDX का बांटना कितना है, वो है जी 108, ठीक हो गया, 108 बांटना है। बेस क्या है, अब बेस ये है जनाब कि 50 30 20, ठीक है, 50 30 50 30 20। अब पढ़ा कितना है, पढ़ा कितना है यहां 100, लेकिन आप कह रहे हैं यहां से माइनस कितना करो, कर दो, 1 मिनट कर दो, उस्ताद की बात मान लो, कर दो 108, ये थोड़ा नीचे लाए, ये 108 निकल गया। बड़ा मेरा दिल था एक दिन में होता,
आप लोगों को बहुत जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम दिया। ये रोज़ नहीं होगा ऐसे, कभी कभी इसी तरह से जब कभी कोई ऐसी चीज़ कंक्लूड करने का दिल कर रहा हो तो फिर टाइम पे आना सी ना, लेट बंदा हो ही जाता है। अब 108 को 50% करो, 30% और 20 11 राउंड बैलेंसिंग निकाला करो, पूरा हो गया, बराबर बराबर है, बराबर लग नहीं रहा, 22 11 आ ले, होश के नेल्स लो। अच्छा, अब दूसरा कौन सा है जी? SDY साहब है। SDY सर्विसेज दे रहा है 40 50 10, ठीक है, 40 50 10। हाँ जी, अब इधर कितना इकट्ठा हो गया? तो 82 को यहां से निकाल दे, 40%। थर्टी 50%, बैलेंसिंग। कहानी खत्म हो गई है, मुंह बंद कर लो। हाँ, ये देखो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसमें फ़ायदा सिर्फ ये हुआ कि हमारी ज़रा एफर्ट बच गई है जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तक तो वो आसान लग रहा है अभी भी, लेकिन घर पे जब प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी ना तो आप कहोगे यार ये आसान, ये आसान है, ठीक है। तो यही आसान है अभी से ही। तो टोटल एफर्ट्स की कॉस्ट क्या आ गई? ये तो सेम ही होना है, ये अल्टरनेटिव मेथड्स है ना बेटा। अगर सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, डू नथिंग, सुकून मारो, स्टेप डाउन नहीं, सुकून मारो, गिवन बेसिस के ऊपर एलोकेट। और अगर सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहे हैं, साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट, अच्छा सॉरी सही कह रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन को सर्विस दे रहे थे गिवन बेसिस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहे हैं लेकिन बदले में सर्विस ले नहीं रहे, नॉन रेसिप्रोकल, तो स्टेप डाउन। सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस दे भी रहे हैं, सर्विस ले भी रहे हैं, तो फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो ये सबसे टेक्निकल यही था, बाकी तो कार्रवाई प्रोग्राम ही था, ठीक है। अब एक ही पिक्चर के अंदर भाई इनको ये चारों सवाल भी दिखाएं, यानी कि 4 जो पार्ट्स किए हैं, ठीक है, ताकि ये कहानी वंस एंड फॉर ऑल इनके रजिस्टर में इकट्ठी हो जाए। बाकी करते तो बार बार रहेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ उसके बाद ना भैया इनको इसकी पिक्चर जिन्होंने अगर ना ली हो अभी तक तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं ये सेकेंडरी एलोकेशन ये ऐसे छुपा कर जरा करीब कर दूं ना, ऐसे, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? पता ही आपको किसकी बात हो रही है, एसडीज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। बहुत माजरत, आज मैं आधा घंटा लेट हुआ और आपको आधा घंटा लेट छुट्टी दी है। ज़िंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।